हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, उसमें कौन से सेक्शंस हैं, और पढ़ेंगे साथ में ही एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आ जाइए, देरी ना करते हुए पढ़ते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है स्टूडेंट, चलो देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 1 सितंबर 1872। ठीक है, 1872 1 सितंबर। ठीक है, याद रखना सभी। आगे इसके अंदर इट हैज़ 266 सेक्शन, इसके अंदर 266 सेक्शंस हैं। और वो सेक्शन कैसे दिए हुए हैं, कौन कौन से प्रोविज़न उसके अंतर्गत आते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। चलो बताती हूँ, देखो कौन कौन से सेक्शन हैं। ये देखिए, सेक्शन 1 से 75 तक जो उसमें प्रोविज़न है वो सारे जनरल प्रोविज़न्स हैं। ठीक है, 76 से 123 सेक्शंस तक सेल्स एंड गुड्स के प्रोविज़न्स हैं। और सेक्शन 120 से 147 तक इंडेमनिटी और गारंटी के हैं। 148 से 181 तक बेलमेंट एंड प्लेज के हैं। 182 से 238 के एजेंसी के हैं। 239 से 266 यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, 266 है ना, क्योंकि और वो हैं पार्टनरशिप के। तो स्टूडेंट्स देखो, ये सारे प्रोविजंस थे इसके अंदर, लेकिन क्या हुआ 1930 में आते आते जो सेल्स एंड गुड्स के जो प्रोविज़न थे वो यहाँ से इसके लिए एक नया एक्ट बना दिया गया। पहले तो सारे ये किस एक्ट में आते थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के अंदर आते थे, लेकिन 1930 में आते आते 1930 का एक्ट बना दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हमने पढ़ा था ना ये स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स और गुड्स एक्ट 1930। और जो 1932 में जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो उसका भी एक एक्ट बना दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसका एक नया प्रॉपर एक्ट बना दिया गया। पहले ये दोनों प्रोविजन किस में आते थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर, बट अब इनका क्या बना दिया गया है? एक नया ही एक्ट बना दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्ट हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अब आ जाइए, ये तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शंस होते हैं, सेक्शन में ये सेक्शन से इतना सेक्शन तक इसमें ये प्रोविज़न आता है, इसमें वो प्रोविज़न आता है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट के बारे में। देखो एक लाइन दी हुई है यहाँ पर कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हर एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या? कि जो इफ एग्रीमेंट इज बिकम एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट इज कन्वर्ट इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल एग्रीमेंट हैं वो एग्रीमेंट ही रहेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हम। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट है। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, दो पार्टी हैं आपस में। देखो बताती हूँ, ये पार्टी ए है, ठीक है, कौन सी पार्टी है? ए। ये पार्टी बी है, ठीक है। ये दोनों किसी चीज़ पर राजी हुए हैं, एग्रीमेंट हुआ है इनका। एक स्कूटर एक स्कूटर खरीदना है, ये स्कूटर है, ठीक है भाई, ये स्कूटर है, ये स्कूटर है। ए ने देना है ये स्कूटर बी को, ठीक है। ए देगा स्कूटर, ये स्कूटर है भाई, ठीक है। ये स्कूटर देगा किसको? बी को। और बी देगा इसको स्कूटर के 25,000 रुपये, ठीक है। इसने बोला स्कूटर खरीदेगा बी को, बी ने बोला हाँ जी खरीदूंगा। इसने बोला 25,000 रुपये दे दिए, बोला हाँ दे दूंगा जी 25,000 रुपये आपको। कहता कोई बात नहीं, ठीक है जी 25,000 रुपये। तो इस चीज़ पर दोनों को क्या हो गया? इसने इसको प्रपोजल दिया, इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो गया? दोनों में एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? दोनों में एग्रीमेंट हो गया।
अब इस एग्रीमेंट के साथ में अगर हम उसको लॉ से एनफोर्सेबल कर दें, यानी कि उसकी जो जब हम स्कूटर देंगे तो उसकी जो आरसी वगैरह जो भी है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसका नाम चेंज करवाएंगे, अपने स्कूटर उस पर अपने नाम करवाएंगे, तो वो क्या होगा, उसमें लॉ इंक्लूड हो जाएगा। तो जब लॉ आ जाएगा, यानी एग्रीमेंट को अगर जब हमने एनफोर्सेबल बाय लॉ कर दिया तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी अगर ये इसको स्कूटर नहीं देता तो क्या कर सकता है, बी इसको स्यू कर सकता है कोर्ट में। और अगर ये इसको 25,000 रुपये नहीं देता, इसने स्कूटर दे दिया और 25,000 रुपये नहीं मिले हैं, तो क्या होगा, वो उसको क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है कोर्ट में। तो अब इसे पढ़ते हैं कि एसेंशियल्स क्या हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और प्रोसेस क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। देखो आगे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, धीरे धीरे समझाऊंगी। हाँ जी, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो प्रोसेस पढ़नी है हमने, प्रोसेस और चैनल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में बनता कैसे है उसकी प्रोसेस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजल जाता है, क्या जाता है, प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल कैसे जाता है, मैं सिंपल समझाती हूँ आपको। ये है कंपनी, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। कौन है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए के पास है, क्या है, स्कूटर है। ठीक है, ए ने क्या किया, प्रपोजल दिया, किसको, ए ने क्या दिया, प्रपोजल दिया बी को। क्या बोला, मेरे पास ना एक स्कूटर है, तेरे को खरीदना है, क्या है, मेरे पास एक स्कूटर है, तुझे खरीदना है। बी बोला हाँ यार, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मतलब कोई भी मोड ऑफ व्हीकल नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूं, खरीदना है भाई मेरे को। ठीक है, इसने क्या बोल दिया, प्रपोजल को क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दी अपनी, हाँ भाई खरीदना है। ठीक है, बोल दिया इसने, इसको प्रपोजल दिया, क्या दिया, प्रपोजल दिया, इसने इसको प्रपोजल दिया, किसने दिया, ए ने। एक्सेप्ट किसने किया उस प्रपोजल को, बी ने। ठीक है, ए ने और बी ने। अब दोनों ने, इसने इसको बोल दिया कि मैं तेरे को स्कूटर दूंगा, इसने बोला हाँ खरीद लूंगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस हो गई। तो अगर व्हेन प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड बाय द अनदर पार्टी इट बिकम प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस बन गया। अभी दोनों ने प्रॉमिस कर दिया मैं तेरे को स्कूटर दे दूंगा, और वो कह दिया हाँ मैं खरीद लूंगा। ठीक है, इतनी बात हो गई, प्रॉमिस बन गया। अब प्रॉमिस के अंदर जब कंसीडरेशन को शामिल किया, कंसीडरेशन मीन्स ए ने बोला स्कूटर तो दे दूंगा लेकिन 25,000 रुपये लूंगा भाई, क्या लूंगा, 25,000 रुपये। बी ने बोला ठीक है भाई, तू मुझे क्या दे दियो, स्कूटर दे दियो, मैं तुझे क्या दे दूंगा, 25,000 रुपये। तो ये होती है कंसीडरेशन, क्या होती है, कंसीडरेशन। ठीक है, ये कंसीडरेशन बन गई हमारी। कंसीडरेशन को क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन सिंपल सी ये बात होती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक पर्सन कुछ देगा और उसके बदले फिर कुछ एक दूसरा पर्सन कुछ देगा उसको। तो ये स्कूटर देगा ए इसको और बी क्या देगा, 25,000 रुपये देगा। तो ये हो गई कंसीडरेशन। तो जब प्रॉमिस के अंदर कंसीडरेशन शामिल हो जाती है, उसका प्राइस वगैरह या जिस चीज़ के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं वो शामिल हो जाता है, तब वो एग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया भाई। ठीक है, तो ए और बी के बीच में क्या बन गया, ए और बी के बीच में क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। क्या बना भाई, एग्रीमेंट। ए ने बोला स्कूटर दूंगा, बी ने बोला 25,000 रुपये दूंगा। ठीक है, खत्म कहानी। अब स्टार्ट कर दीजिए। अब ये हो गया, ठीक है, मान लो एग्रीमेंट बन गया। अब इस एग्रीमेंट को अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसके अंदर लॉ लगा देंगे, ठीक है भाई, इसकी स्कूटर नाम करवाना है, सारे कागज बन जाएंगे, सब हो जाएगा, तो यानी कि वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यानी जब एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा। अब देखिए इसके अंदर हमने यानी क्या पढ़ा कि जब कोई प्रपोजल दिया जाता है उसकी अगर जब एक्सेप्टेंस हो गई तो वो प्रॉमिस में चेंज जाएगा, और प्रॉमिस आता है सेक्शन 2B के अंतर्गत। ठीक है, और जब वो प्रॉमिस के बीच में कंसीडरेशन आ जाती है, यानी दोनों जिस चीज़ के लिए उस चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं वो आ जाता है, तब वो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट सेक्शन 2E के अंतर्गत आता है। एग्रीमेंट को जब एनफोर्सेबल बाय लॉ कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है 2H सेक्शन के अंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके अंदर मेन चीज़ क्या हो गई, जब प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दिया तो प्रॉमिस बना, प्रॉमिस को कंसीडरेशन दी तो एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आई प्रोसेस। अब देखो आगे चलते हैं। अब डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम इसकी, डेफिनेशन ये दे सकते हैं हम इसकी कि ऑल द एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट जिस पर दो पार्टी एग्री होती है, विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो जिस पर हम लॉ लगा देते हैं, लॉ की एनफोर्सिबिलिटी लग जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एग्रीमेंट है, दो पार्टी किसी चीज़ पर एग्री होती है करने के लिए, यानी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो जाता है, तब तो वो सिर्फ एग्रीमेंट बनता है। अगर उस एग्रीमेंट पे लॉ लगा दो, एनफोर्सिबिलिटी लगा दो लॉ की, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी पार्टी से, ठीक है, दो ही पार्टी से, दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए जो आगे तक चले, ये नहीं कि वो आगे जाके वॉइडेबल हो जाए। ठीक है, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होना चाहिए जो आगे जाकर वॉइड हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होने चाहिए, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, या एलिमेंट विच मेक्स एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और कौन कौन से एग्रीमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी जिस चीज के लिए ए पार्टी ने ऑफर किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी पार्टी को क्या होना चाहिए, उसके लिए एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। तो ऑफर यानी कि एलिमेंट्स में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स में सबसे पहले ऑफर होता है, फिर उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये आ गई, फर्स्ट ये एलिमेंट ये आ गया। सेकेंड वन लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, यानी कि इलीगल नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप वेपन बेच रहे हो, ये नहीं है कि आप कोई गलत चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर इस ए ने बोल दिया तेरे को जाके सी को मारना है, तेरे को मैं 20,000 रुपये दूंगा, और बी ने एक्सेप्टेंस कर लिया, ये क्या है, इलीगल है। ऐसा नहीं करना है, आपने इलीगल वर्क नहीं करना है, कोई भी लीगल होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक्सेप्टेंस हो गई, लीगल होना चाहिए। फ्री कंसेंट, दो पार्टी हैं ए और बी, दोनों अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो उनकी अपनी जो सहमति है ना वो फ्री होनी चाहिए, फ्री माइंड से होनी चाहिए। ये नहीं कि ए ने बी को धमका दिया खरीद भाई स्कूटर वरना गोली मार दूंगा, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब बिन मतलब का इन्फ्लुएंस किया, कोई फ्रॉड किया, मतलब कि अपना स्कूटर ख़राब था, चलता नहीं था, फ्रॉड करके बी को बेच दिया। फ्रॉड नहीं करना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करनी है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, दोनों की प्रॉपर फ्री माइंड से क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट होता है हिंदी में सहमति होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए फोर्थ वन इज कम्पिटेंट पार्टीज, यानी कि देखो जो पार्टी है, यानी पार्टी ए और पार्टी बी, वो कम्पिटेंट होनी चाहिए। कम्पिटेंट मीन्स माइनर नहीं होनी चाहिए। माइनर मीन्स 18 साल से कम के बीच में, कम से जो पहले 18 साल से कम वाला बंदा होता है वो कम्पिटेंट पार्टी में नहीं आता। ठीक है, और लूनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब दिमाग से कम नहीं होना चाहिए, नशे की हालत में नहीं होना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट हो। इस तरीके से कम्पिटेंट पार्टीज़ के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और फिफ्थ वन इज़ कंसीडरेशन, यानी कि जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसके बीच में क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। यानी इसने स्कूटर बेचा, ये तो क्या बेच रहा है, स्कूटर, और ये क्या दे रहा है, 25,000 रुपये। ठीक है, यानी कि
उस स्कूटर की कंसिडरेशन क्या हो गई 25,000 रुपये, और जो 25,000 रुपये कंसिडरेशन क्या हो गई वो स्कूटर, यानी 25,000 रुपये देगा तो स्कूटर मिलेगा, स्कूटर देगा तो उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी सिस्टर को, ये मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर है, इसका था क्या था, बर्थडे था तो मैंने उसको क्या दे दिया, गिफ्ट दिया। क्या दिया, गिफ्ट दिया। तो बस गिफ्ट दिया, गिफ्ट के पैसे थोड़ी ना लूँगी। तो गिफ्ट देने को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, कंसिडरेशन नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मैंने गिफ्ट के पैसे वापस नहीं लिए हैं। तो ये क्या है, ये कंसिडरेशन नहीं है, इसका हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। इसलिए क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जो एसेंशियल होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कंसिडरेशन भी आता है। तो 5 जो एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो क्या क्या बताए मैंने। हाँ जी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, फिर उसकी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर वो बाद में जाके प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस के बीच में फिर कंसिडरेशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो लीगल होना चाहिए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। थर्ड, फ्री कंसेंट, दोनों पार्टीज़ की सहमति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट्स होनी चाहिए, अपने माइंड से करनी चाहिए, किसी को डरा धमका के काम नहीं करवाना है। ठीक है। फोर्थ, कॉम्पिटेंट पार्टीज़, जो पार्टीज़ हैं ए और बी, या कोई भी सी डी जो भी है, वो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होनी चाहिए, 18 से कम वाली नहीं होनी चाहिए, 18 एज से कम वाली नहीं होनी चाहिए। कोई यानी कि किसी को शराब पिला के नशे में उसके साथ वो करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, वो भी गलत है, इनकम्पिटेंट होगी वो पार्टी उस टाइम पे। और कोई मतलब दिमाग से कम है वो पर्सन, उसके साथ हम कोई क्या कहते हैं, कम्पिटेंट पार्टी नहीं मानी जाती, उसके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, अगर हमने किसी को कोई चीज़ दी है, उसके एक्सचेंज में वो हमें कोई चीज़ देगा, यानी पैसे देगा या फिर कुछ भी देगा, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इस आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शन है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोविज़न के अंतर्गत आते हैं। फिर ये पढ़ा कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन हर एक एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। प्रोसेस पढ़ी कि प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन लगा देते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट को जब एनफोर्सेबल बाय लॉ कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी, ऑल द एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़े कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टी की, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, और कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ज़रूर होनी चाहिए। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही बिजनेस लॉ के और लेक्चर्स को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।